ओके, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास वाले सेक्शन में जो महात्मा गांधी का सेकंड अराइवल था। महात्मा गांधी ने जो विजिट किया था सिविल डिसोबीडियंस के जो सेकंड फेज है उसमें छत्तीसगढ़ के विजिट के बारे में हम बात करेंगे और उसमें से क्या क्या पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ओके, इसके पहले मैं एक चीज आप लोग को थोड़ा सा एडिट करा दूं। कल के क्लास में जो है एक मिस्टेक हुआ था। तो ये जो मैंने बताया था पत्र बम योजना, लेटर बॉम्ब जो प्लान था वो राम नारायण मिश्र हर्षुल ने जो है लीड किया था और इनके जो है लीडरशिप में जो है ये इंसिडेंट हुआ था। ये सेकेंड फेज ऑफ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो दूसरा चरण है उसका जो है एक घटना है, उसी का एक हिस्सा है। तो मैंने कल बताया था कि राम नारायण मिश्र हर्षुल को जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है भगत सिंह से जो है उनका व्यक्तित्व मेल खाता है, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ के भगत सिंह बोला जाता है। तो ये एक गलत चीज है। एक्चुअल में जो है छत्तीसगढ़ के जो भगत सिंह है वो माना जाता है परसराम सोनी जी को, ठीक है। तो वो मैं जो है ये बाई मिस्टेक आप लोग को बता दिया था, तो इसको एडिट करना है। तो आप लोग अगर इसको नोट किए होंगे या इसको रखे होंगे तो थोड़ा ध्यान देना, मैं इसका जो पीडीएफ है उसको एडिट करके वापस आप लोग को रिसेंड करूंगा। तो ये एक मिस्टेक है जिसको आपको सुधार लेना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के भगत सिंह रामनारायण मिश्र को नहीं बोला जाता बल्कि परसराम सोनी को बोला जाता है। तो वो मैंने फ्लो में ये बोला था, ये चीज आप लोग को एडिट करना है, पहली बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम गांधी जी सेकेंड विजिट टू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो उनका दूसरा जो है आगमन हुआ था महात्मा गांधी का, उसके बारे में हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ कब आए थे महात्मा गांधी और किस रीजन से आए थे। उनका मेन जो टारगेट था या मोटिव था वो क्या था इस क्षेत्र में वापस आने का। तो जैसे कि मैंने बताया था, असहयोग आंदोलन के समय 1920 में महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। ये दूसरी बार है जब वो इस क्षेत्र में आए थे। इनका मेन जो उद्देश्य था, मोटिव था, वो था अछूतोद्धार बोला जाता है, मतलब ठीक है, अनटचेबिलिटी को जो है एबोलिश करने का एक प्रोग्राम यहाँ पे या एक जो मोटिव है वो रखा गया था और गांधी जी उसी के लिए यहाँ पर आए थे। ये किस समय की बात है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस का जो सेकंड फेज है ये उसी समय की बात है। हालांकि ये 1933 की घटना है जब ये लास्ट था सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय। अब इसमें कौन से डेट में वो आए थे? तो वो 22 ऑफ नवंबर से लेकर 28 ऑफ नवंबर तक वो जो है यहाँ पर थे, ठीक है। 22, 23, 24, 25, 26 और 27, 28 मतलब कुल मिलाकर एक सप्ताह का जो है उनका ये पूरा जो है कैंपेन था। तो 22 से 28 नवंबर 1933 को जो है छत्तीसगढ़ आए थे महात्मा गांधी दूसरी बार। ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में आए थे, किस दौरान आए थे? तो ये ड्यूरिंग द सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब कि जो सेकेंड फेज चल रहा था उसी के समय की ये बात है। पर्पस क्या था? फॉर कैंपेनिंग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की भावना है उसको दूर करने के लिए जो कैंपेन चलाया जा रहा था पूरे देश में, उसके लिए वो यहाँ पे आए थे। उनके जो एसोसिएट थे इस क्षेत्र में, उनमें ये चीज मिस हो गया शायद, ठीक है, उनका नाम था मीराबेन ठक्कर बापा और महादेव देसाई। ये तीन सहयोगी उनके साथ में आए थे छत्तीसगढ़ में। कहां कहां विजिट किए थे? तो दुर्ग भी आए थे, रायपुर आए थे, बलौदा बाजार के कुछ हिस्सों में वो गए थे, गरियाबंद के क्षेत्र में गए थे, धमतरी गए थे और बिलासपुर। ये इन जिलों में जो है विजिट किए थे। कुल मिलाकर के 6 जिले जो वर्तमान में 6 जिले हैं। अब उस समय बलौदा बाजार कहने का मतलब सीधा था रायपुर आए थे, गरियाबंद बोलने का भी मतलब रायपुर, धमतरी बोलने का भी मतलब रायपुर। तो बेसिकली वो 3 जिले विजिट किए थे। उस समय की बात है जब महात्मा गांधी यहाँ पे आए थे, ठीक है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग की अगर हम बात करें तो, ठीक है, क्योंकि ये 3 जिले उस समय थे। लेकिन वर्तमान में उसको आप अलग अलग जिले मानोगे तो बलौदा बाजार, गरियाबंद, धमतरी को भी आपको काउंट करना है, तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है? तो गांधी जी सेकेंड विजिट टू छत्तीसगढ़ वाज प्राइमरली एम्ड टू प्रमोटिंग द अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन। तो अनटचेबिलिटी को, अछूतो उद्धार का जो है जो कार्यक्रम था उसके लिए वो आए थे। तो पहली बात तो ये आपको याद रखना है। हालांकि ये जो कैंपेन है वो छत्तीसगढ़ में 1918 से चलाया जा रहा था पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, ठीक है। जब उन्होंने जो है 1920 में जो है असहयोग आंदोलन के समय टेम्पल एंट्री करवाया था, जो अनटचेबल्स थे छत्तीसगढ़ के उनको
Because of this, Gandhi just referred to the Pandit Sundarlal Sarma as his spiritual predecessor और अपना अग्रणी माना, अपना गुरु माना। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के किस महापुरुष को अपना गुरु माना था। तो उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु माना था, अपना अग्रणी माना था। किस वजह से माना था? क्योंकि जो काम वो यहाँ छत्तीसगढ़ आके करने के लिए सोच रहे थे या जिसके लिए वो कैंपेन करने आए थे, वो काम बहुत पहले ही पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में चला रहे थे वो कैंपेन, इसीलिए उन्होंने अपना अग्रणी माना, उनको अपना गुरु माना। ठीक है, तो ये बात दूसरा याद रखना है। एक और चीज है जो है रामदयाल तिवारी के बारे में आपको यहां से याद रखना है। एक ऑथर थे, एक लेखक थे, जिन्होंने महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे तो उनका पूरा जो कार्यक्रम है उसको लेकर के और उनकी जिंदगी को लेकर के उन्होंने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम है गांधी मीमांसा। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है सीजीपीएससी में कि गांधी मीमांसा किसकी रचना है, तो रामदयाल तिवारी की। रामदयाल तिवारी जो है किस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर इस बुक की रचना की थी, तो महात्मा गांधी के जो सेकंड विजिट है छत्तीसगढ़ में या सेकंड अराइवल था, उससे इंस्पायर होकर के रामदयाल तिवारी ने ये गांधी मीमांसा नाम की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो पहली बात हो गई, महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे तो 1933 में सिविल डिसोबीडियंस के समय आए थे सेकंड फेज में। दूसरी बात यह है कि वो अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए आए थे। इसी समय उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु, अपना अग्रणी माना और इसी पूरे इंसिडेंट से लेकर के इंस्पायर होकर के रामदयाल तिवारी नामक एक जो लेखक हैं, उन्होंने गांधी मीमांसा नाम की पुस्तक की रचना की। इतनी बातें आपको इस पूरे सेकंड विजिट से महात्मा गांधी के आपको याद रखना है। हालांकि इसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं कि वो 22 नवंबर को कहाँ गए, 23 नवंबर को कहाँ गए, 24 को कहाँ गए, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इतना डिटेल में हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो बस हमें ये बेसिक चीजें यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 1937 से शुरू हुआ था। हालांकि 1935 में जो है हम बोल सकते हैं कि 1935 में जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रपोजल पारित किया गया था, और जिसके तहत जो है सेंट्रल प्रोविंस के अलग अलग हिस्सों में असेंबली इलेक्शन करवाया गया था 1937 में। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखना है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पहला आम चुनाव माना जाता है, पहला असेंबली इलेक्शन माना जाता है, जो कि कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में जो है एक तरह का इलेक्शन हुआ था। क्या क्या बातें आपको याद रखना है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह वॉज इलेक्टेड फ्रॉम रायपुर इन 1935 इलेक्शन टू द सेंट्रल प्रोविंस असेंबली। तो ये जो मंत्रिमंडल का गठन है वो तो 1937 से हुआ था, लेकिन इलेक्शन तो हर साल हो ही, मतलब हर 5 साल में हो ही रहा था उस समय भी। तो उसके पहले 1935 में ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है उस समय केंद्रीय जो सेंट्रल प्रोविंस असेंबली है, मतलब कि मध्य प्रांत का जो व्यवस्थापिका या विधानसभा है, वहां पे वो इलेक्टेड मेंबर थे। कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। उसी समय 1936 में ई राघवेंद्र राव, उनको गवर्नर नियुक्त किया गया, जो सेंट्रल प्रोविंस असेंबली है, मतलब मध्य प्रांत की जो विधानसभा है और जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से भी जानते हैं, वहां के पहले गवर्नर उनको नियुक्त किया गया। तो ये एक एग्जाम में स्टैटिक मतलब कि जीके वाला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के पहले जो है गवर्नर किन को नियुक्त किया गया। तो नाम याद रखना है, ई राघवेंद्र राव, उनको छत्तीसगढ़ के पहले गवर्नर के रूप में 1937 में जो है 1936 में जो है इलेक्ट किया गया था या अपॉइंट किया गया था। ठीक है, जनरल इलेक्शन जब 1937 में हुआ तो यहाँ पे क्या क्या बातें आपको याद रखना है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कई बार पूछ देता है कि जो जनरल इलेक्शन है वो किस एक्ट के तहत करवाया गया था, तो उस समय जो एक्ट चल रहा था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी के तहत जो है पहला इलेक्शन हुआ था 11 ब्रिटिश प्रोविंस में, जो अलग अलग 11 ब्रिटिश प्रांत है वहां पर ये हुआ था। साथ ही साथ जो है इस 11 में से 8 प्रोविंस ऐसे थे जिसमें कांग्रेस ने अपना गवर्नमेंट बना लिया था। ठीक है, इस चीज को आपको खासतौर पे याद रखना है। 11 प्रोविंस टोटल जिसमें इलेक्शन हुए, उसमें से 8 ऐसे प्रांत थे जहां पे कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया था मेजोरिटी हासिल करने के बाद में। उस 8 में से 6 ऐसे थे जहां पे फुल मेजोरिटी थी और 2 ऐसे थे जिसमें पार्शियल सपोर्ट की जरूरत थी दूसरे पार्टियों से। ठीक है, मुस्लिम लीग से जैसे। वन ऑफ द प्रोविंस वाज सेंट्रल प्रोविंस विच इंक्लूडेड छत्तीसगढ़, जिसमें से छत्तीसगढ़ एक प्रोविंस है जहां पे पार्शियली जो है छत्तीसगढ़ में उनको एक वो मिला था, सॉरी फुल वो मिला था, मेजोरिटी मिला था छत्तीसगढ़ में। 8 में से, मतलब 6 में से एक छत्तीसगढ़ था उसमें। ठीक है, 2 में तो पार्शियली सपोर्टेड गवर्नमेंट बनाया था। छत्तीसगढ़ में 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उस समय में, मतलब 9 विधानसभा के सीट्स थे।
Congress faced a defeat only in the Bilaspur constituency, where E. Raghavendra Rao defeated Congress candidate कुंज बिहारी अग्निहोत्री। तो देखो, ई राघवेंद्र राव जो है कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं थे, वो एक इंडिविजुअल कैंडिडेट थे, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जो है स्वतंत्र रूप से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे कुंज बिहारी अग्निहोत्री, उनको जो है उन्होंने हरा दिया था। तो ये बिलासपुर का एकमात्र ऐसा विधानसभा सीट था इस इलेक्शन में जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें ई राघवेंद्र राव ने कुंज बिहारी अग्निहोत्री को हराया था। तो क्या क्या बातें आपको यहां से याद रखनी है? इलेक्शन हुआ 1937 में, किस एक्ट के तहत हुआ? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। 8 प्रोविंस में कांग्रेस को बहुमत मिला, मेजोरिटी मिला, जिसमें से एक जो है हमारा मध्य प्रांत था, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में 9 विधानसभा सीट्स थे। उस 9 विधानसभा सीट्स में से सिर्फ एक ऐसा सीट था जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, बाकी 8 सीट्स ऐसे थे जिसमें कांग्रेस जीती थी। ठीक है। तो जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब इसमें कुछ वो है जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि अगर हम बात करें तो एक तो पहला ही आपको याद रखना है बिलासपुर, क्योंकि देखो टोटल 9 थे ना, जिसमें बिलासपुर था, आपका दुर्ग था, रायपुर था, मुंगेली, जांजगीर, धरसींवा, महासमुंद, इस तरीके से टोटल 9 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जिसमें से एक बिलासपुर था, जहां पे किसने जीता था? ई राघवेंद्र राव। और ये जो है इंडिविजुअल कैंडिडेट थे। दूसरा आपको याद रखना है रायपुर को। रायपुर के तरफ से जिन्होंने इलेक्शन जीता था उनका नाम था ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब जाहिर सी बात है वो किससे थे? कांग्रेस से थे। तीसरा आपको याद रखना है, दुर्ग को याद रखना है। दुर्ग से जिन्होंने इलेक्शन जीता था उनका नाम था घनश्याम सिंह गुप्त। ये भी ऑब्वियसली कांग्रेस के थे। इस तरीके से टोटल 9 में से 8 जो है कांग्रेस के थे और एक जो है इंडिविजुअल कैंडिडेट थे। ठीक है, जिसमें से ये 3 प्रमुख है, बिलासपुर से कौन, रायपुर से कौन और दुर्ग से कौन, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा है ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं कि रायपुर से ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने जीत हासिल की, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और ई राघवेंद्र राव बिलासपुर से जो इंडिविजुअल कैंडिडेट थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज, तो फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैबिनेट बाई ई राघवेंद्र राव। जैसे कि ई राघवेंद्र राव ने सपोर्ट ले लिया था दूसरे जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स थे उनको मिला करके, उन्होंने अपना एक कैबिनेट फॉर्मेशन किया था, मंत्रिमंडल के गठन किया था। ठीक है, इस समय बहुत सारी घटनाएं हुई थी जिसमें जो उस समय के जो मध्य प्रांत के मेन जो गवर्नर थे, क्योंकि इस समय जो ई राघवेंद्र राव है वो इलेक्शन जीतने के बाद में जो है विधानसभा के सदस्य हो गए थे। तो गवर्नर उस समय कोई गोयन करके थे, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नर थे। तो उन्होंने जो है सबसे पहले एक नारायण भास्कर खरे करके थे, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको कैबिनेट बनाने के लिए इनवाइट किया था। लेकिन कांग्रेस दल ने जो है उस समय जो कुछ संवैधानिक या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रॉब्लम्स था, जिसकी वजह से जो है उस समय मंत्रिमंडल नहीं बना था, और उस समय जो गवर्नर थे उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था। इसलिए जो है कांग्रेस ने जब इस चीज को बना नहीं पाया गवर्नमेंट, तब जाके ई राघवेंद्र राव को इन्वाइट किया गया और उन्होंने जो है गवर्नमेंट फॉर्म किया था। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। After Congress refused, the governor invited E. Raghavendra Rao, an independent candidate, to form the government. वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया था छत्तीसगढ़ में। इस बात को खास तौर पे याद रखना है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन किसके लीडरशिप में हुआ, तो याद रखना है उनका नाम है ई राघवेंद्र राव। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सीधा नाम ले देते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल का, बट ऐसा नहीं है। पहला कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ था ई राघवेंद्र राव की लीडरशिप में, और वो एक शॉर्ट टर्म कैबिनेट था, सिर्फ 3 महीने तक वो मंत्रिमंडल चला था। बाद में जो है एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ कांग्रेस के द्वारा और मिनिस्ट्री जो है कोलैप्स कर गई थी।
तो यहां पर बस आपको याद रखना है कि ई राघवेंद्र राव चीफ मिनिस्टर बने थे। हालांकि देखो उस समय चीफ मिनिस्टर नाम का कोई पोस्ट नहीं होता था, उनको प्रधानमंत्री बोला जाता था। ठीक है, अब जैसे आज के डेट में भारत में प्रधानमंत्री होता है, वैसे उस समय प्रांतों में प्रधानमंत्री का वो पोस्ट होता था, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर के बराबर ही पोस्ट था। जो आज का चीफ मिनिस्टर है वैसा उस समय प्रधानमंत्री पोस्ट होता था। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है आपको। ई राघवेंद्र राव छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर बने, समझो मतलब कि इस फॉर्मेशन के थ्रू। आजाद भारत की बात नहीं हो रही ना, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। तो क्योंकि आजाद भारत में जब वो आएगा तो क्वेश्चन अलग हो जाता है उस समय। अगर आपसे बाई चांस पूछ दे कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे आजाद भारत में, तब पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम आपको याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे पहले चीफ मिनिस्टर बने ई राघवेंद्र राव। उनका जो टेन्योर था और रेजिग्नेशन था वो कुछ ऐसा था कि 3 महीने का टेन्योर था, और 14 जुलाई 1937 को उन्होंने रिजाइन कर दिया था, बिकॉज ऑफ the no confidence motion passed by the Congress leading to the ministry collapse। जब मिनिस्ट्री है वो कोलैप्स हो गया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया 14 जुलाई 1937 को। उसी दिन जो है एक नया गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए गवर्नर के द्वारा इनवाइट किया गया नारायण भास्कर खरे को। ठीक है, जो दूसरे मुख्यमंत्री बने उनका नाम था नारायण भास्कर खरे। तो 14 जुलाई 1937 on the 14th July 1937 after the resignation of E Raghavendra Rao ministry, the Central Province and Barar Legislative Council saw the formation of new Congress led ministry under Dr. नारायण भास्कर खरे। तो जैसे उन्होंने 14 जुलाई को जो है ये किया, मतलब रिजाइन किया, उसके बाद में तुरंत जो है प्राइम मिनिस्टर बने डॉक्टर नारायण भास्कर खरे। ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये फुल टाइम जो है पहले प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ में। गुलाम भारत की अगर हम बात करें तब की बात है ये। ठीक है, क्योंकि ई राघवेंद्र राव शॉर्ट टर्म के लिए थे, लेकिन ये कंप्लीटली जो है पूर्णकालिक जो है एक चीफ मिनिस्टर बने थे डॉक्टर नारायण भास्कर खरे। अब इसमें भी चक्कर ये है कि कुछ दिनों के बाद में ये पूर्णकालिक तौर पे तो शपथ लिए थे, लेकिन फिर भी जो है इनको रिजाइन करना पड़ा था। तो वो भी अपने आप में एक कहानी है, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि आपको पहला नाम याद रखना है ई राघवेंद्र राव का, दूसरा नाम याद रखना है आपको डॉक्टर नारायण भास्कर खरे का। इस समय पंडित रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री थे। तो ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि छत्तीसगढ़ के पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए, तो पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम आपको याद रखना है। काउंसिल प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ के कौन बने, मतलब विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने, जिनको हम स्पीकर बोलते हैं आज के डेट में, पहले उनको काउंसिल प्रेसिडेंट बोला जाता था। तो ये जो विधानसभा के पहले स्पीकर हुए या पहले अध्यक्ष हुए उनका नाम था घनश्याम सिंह गुप्त। ये सारे स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा। तो इनको जो है जाना जाता है विधान पुरुष के नाम से, क्योंकि ये पहले विधानसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे, इसलिए इनको विधान पुरुष, छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष के नाम से जाना जाता है घनश्याम सिंह गुप्त को। क्या क्या बातें हो गई, पहले चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चुने गए ई राघवेंद्र राव, दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर चुने गए उनका नाम है डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, पहले शिक्षा मंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल, और पहले काउंसिल प्रेसिडेंट या स्पीकर बने उनका नाम था घनश्याम सिंह गुप्त। इसी दौरान जो है, इसी जो कैबिनेट है नारायण भास्कर कैबिनेट या नारायण भास्कर खरेस कैबिनेट, जो 1937 में फॉर्मेशन हुआ था, उन्होंने एक स्कीम चलाया था जिसका नाम था शिक्षा मंदिर योजना, या उसी का नाम था विद्या मंदिर योजना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस चीज को आपको याद रखना है कि शिक्षा मंदिर योजना, या फिर बोलेगा कि अगर आपसे पूछे विद्या मंदिर योजना किस गवर्नमेंट के द्वारा या किस कैबिनेट के अंडर में चलाया गया, तो उनका नाम था नारायण भास्कर खरे कैबिनेट के अंडर में शिक्षा मंदिर योजना चलाया गया। लेकिन इसका इनिशिएशन किसके द्वारा किया गया, तो ये इनिशिएटेड बाय था पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि उस समय जाहिर सी बात है कि ये शिक्षा से रिलेटेड स्कीम था, तो इसको एजुकेशन मिनिस्टर जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल है उनके द्वारा लीड किया जा रहा था। इसका बेसिकली जो मतलब है या इसका जो उद्देश्य था वो था कि पूरे प्रांत में जो एक तरह से बोलना चाहिए इलिटरेसी जो था उसको दूर करने के लिए, अशिक्षा को दूर करने के लिए ये शिक्षा मंदिर योजना जो है लाया गया था। ठीक है, चलो एक और चीज इसमें याद रखना है, कई बार जैसे कि यहां पर है प्राइम मिनिस्टर कौन, एजुकेशन मिनिस्टर कौन, काउंसिल प्रेसिडेंट कौन, तो एक चीज और पूछ देता है अपोजिशन लीडर। ठीक है, उस समय जो है लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे।
अब जाहिर सी बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन वो इंसान था जिसने इसके पहला कैबिनेट बनाया था, उनका नाम है ई राघवेंद्र राव। जो कि इंडिविजुअल कैंडिडेट थे या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनके द्वारा जो है ये उस समय विपक्ष के नेता कहलाते थे, विपक्ष के नेता थे, या नेता प्रतिपक्ष भी बोला जाता है इसको। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ई राघवेंद्र राव। तो इतनी बातें हो गई सेकेंड जो फॉर्मेशन हुआ कैबिनेट का उससे। नेक्स्ट है थर्ड फॉर्मेशन हुआ था, जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल के कैबिनेट कहलाता है, या उनके लीडरशिप में ये कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ था, और ये हुआ था 1938 में। ठीक है, अब जो है डेट ऑफ फॉर्मेशन आपको याद रखना है। पहला जो हुआ था वो ई राघवेंद्र राव के उसमें, और उन्होंने 14 जुलाई को जो है रिजाइन कर दिया था। 14 जुलाई को सेकंड कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ, और 29 जुलाई को ही रिजाइन कर दिया गया डॉक्टर नारायण भास्कर खरे के द्वारा। तो ये उनसे भी शॉर्ट टर्म में मान सकते हो कि उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन चक्कर ये है कि उन्होंने कैबिनेट को कोलैप्स नहीं हुआ था, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म कैबिनेट नहीं बोला गया। जो कि इसके सेकंड वाला जो था ना, ये वाला भास्कर खरे कैबिनेट, इसको शॉर्ट टर्म कैबिनेट क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि कैबिनेट कोलैप्स नहीं हुई थी, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया था, बस इतना रीजन था जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म कैबिनेट को ई राघवेंद्र राव का कैबिनेट को माना जाता है, क्योंकि 3 महीने के बाद वो कोलैप्स कर गई थी, बस इतना ही रीजन है। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है कि 29 जुलाई 1938 को जब उन्होंने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था कांग्रेस के बीच में, उसकी वजह से डॉक्टर नारायण भास्कर खरे को रिजाइन देना पड़ा था। उसके बाद में जो नया फॉर्मेशन हुआ मिनिस्ट्री का या कैबिनेट का, उसमें प्राइम मिनिस्टर बन गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि इसके पहले शिक्षा मंत्री के पद पे थे। ठीक है, और ये आखिरी तक पंडित रविशंकर शुक्ल ही जो है मुख्यमंत्री के तौर पे जो है काम करते रहे छत्तीसगढ़ में। हालांकि इनको भी रिजाइन देना पड़ा था 1939 में। इनके अंडर में जो मिनिस्टर थे उनमें 2 नाम से रिलेटेड सीजीपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एक का नाम था द्वारका प्रसाद मिश्र, और दूसरे थे डीएस मेहता, दुर्गा शंकर मेहता के नाम से। तो हालांकि ये 4 लोग थे, जिसमें से 2 लोग का नाम आपको चाहो तो आप याद रख सकते हो, मे भी यहां से क्वेश्चन बन जाए। द्वारका प्रसाद मिश्र, डीएस मेहता, इनके कैबिनेट में शामिल थे ये। रेजिग्नेशन उन्होंने दिया था 8 नवंबर 1939 को। रीजन था कि उस समय जो इंडियन फोर्स था उसको, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था ना, और उसी समय जो है भारत के बहुत सारे जो है जो फोर्स है उसको जबरदस्ती बिना उनके कॉन्सेंट के जो है शामिल कर दिया गया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में धकेल दिया गया था। छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे जो फोर्स वाले जो वो है उसको जो है शामिल किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। उसको एक तरह का अपोज करने के लिए इंडियंस ने बहुत सारे रेजिग्नेशन उस समय हुआ था मिनिस्ट्री में या कैबिनेट्स में, अलग अलग प्रांतों में। उसमें से छत्तीसगढ़ प्रांत से पंडित रविशंकर शुक्ल ने जो है रिजाइन कर दिया था, या बोलना चाहिए कि रेजिग्नेशन दे दिया था कैबिनेट से। ठीक है, चलो ये कब हुआ? 8 नवंबर 1939 को। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसको इंडिविजुअल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये 1940 की घटना है, और इस समय जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो एक बंबई में जो है, उस समय बंबई कहा जाता था, वहां पे एक सेशन हुआ। उसमें कांग्रेस की जो कोर कमेटी है उसकी बैठक हुई, मीटिंग हुई, और उस सेशन में महात्मा गांधी ने एक परमिशन दिया कि सब लोग व्यक्तिगत तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे सत्याग्रह करेंगे। उनका मेन जो काम था कि दिल्ली तक जाना, जगह जगह से लोग जो है, नेता जो है दिल्ली तक पैदल यात्रा करते हुए जाते थे, और ये जो है 17 अक्टूबर 1939 को स्टार्ट हुआ था। तो कुछ बातें यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस सन में हुआ, किस ईयर में हुआ। तो पहली बात है 1940 में हुआ। ये जो प्रस्ताव है वो लाया गया था अगस्त 1940 में, लेकिन ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो स्टार्ट हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो उनका नाम था विनोबा भावे। ये जो है उस समय जो है एक पौनार आश्रम हुआ करता था, पौनार आश्रम, वहां से इनको चुन के लाया गया था, या बोलना चाहिए कि उनको चूज किया गया था पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही के रूप में। तो विनोबा भावे जो है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाते हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में जो है कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस सत्याग्रह के लिए जाना जाता है, तो अगर हम बात करें रायपुर से,
तो रायपुर के पहले सत्याग्रही माने जाते हैं, या स्पेशली अगर हम बोले तो रायपुर के पहले कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल को माना जाता है। ठीक है, अब अगर ओवरऑल पूछा जाए तो एक तरह से हम बोल सकते हैं, हालांकि ऐसा बोला तो नहीं जाता, लेकिन बोला जाता है कि जो ठाकुर छेदीलाल थे, बैरिस्टर छेदीलाल, ये बिलासपुर के पहले थे, बिलासपुर के पहले। इवन दो ये हो सकता है छत्तीसगढ़ के भी पहले माने जाते हैं, क्योंकि बिलासपुर में पहले जो है स्टार्ट हुआ था रायपुर से, ये 22 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, और रायपुर में स्टार्ट हुआ था ये 21 नवंबर को, मतलब बहुत बाद में जो है ये स्टार्ट हुआ था बिलासपुर से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पहले सत्याग्रही बैरिस्टर छेदीलाल को ही माना जाता है, जिन्होंने बिलासपुर से पैदल यात्रा जो है स्टार्ट किया था, हालांकि उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक, तो रायपुर से किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो एक नाम आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि पहले सत्याग्रही थे रायपुर के। उसके अलावा यति यतनलाल जैन भी थे। बिलासपुर से राम गोपाल तिवारी, बैरिस्टर छेदीलाल, ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। मेरे ख्याल से सीजीपीएससी के 2017 के प्रीलिम्स एग्जाम में ये पूछा हुआ था चारों से रिलेटेड, कि कौन कौन बिलासपुर से जो है पार्टिसिपेट किए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो इसमें से दो नाम आपको याद रखना है, राम गोपाल तिवारी और बैरिस्टर छेदीलाल, क्योंकि बैरिस्टर छेदीलाल पहले सत्याग्रही माने जाते हैं बिलासपुर के। दुर्ग की अगर हम बात करें तो घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा। धमतरी से बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये चार क्षेत्र थे जहां छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का सर्वाधिक इंपैक्ट पड़ा था, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी, और यहां इन लोगों ने लीड किया था, अलग अलग नेताओं ने। एक इंसिडेंट हुआ था जिसको ललितपुर का इंसिडेंट कहा जाता है, जिसमें आप बोल सकते हो कि उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है, और उसकी एक घटना जो है बहुत फेमस हुआ था। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का समय की घटना है, इसलिए इसको मेंशन करना जरूरी है। तो देखो, पद यात्रा निकाला गया था 2 अप्रैल 1941 को। ठीक है, ये 1941 की बात है। तो एक ग्रुप था छत्तीसगढ़ में, जो सत्याग्रहियों का एक ग्रुप था, उन्होंने जो है यहां से एक पैदल यात्रा दिल्ली की तरफ जाने के लिए जो है शुरू किया था। ठीक है, इस ग्रुप में रामेश्वर साहू, ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और भी कुछ नेता थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और वो सब जा रहे थे दिल्ली की तरफ। 2 अप्रैल 1941 को चले थे ये पैदल। बात हुई 8 अगस्त 1941 को, जब ये ललितपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश, तो वहां उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको रोकने के लिए। ठीक है, और वहीं पर उनको जो है ललितपुर के पास में जो है, क्योंकि झांसी से लगा हुआ क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का, उस जेल में उनको डाल दिया गया। बाद में उनको ट्रांसफर करके सागर का जेल में डाला गया मध्य प्रदेश में, और फिर उसके बाद में बिलासपुर जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया। फाइनली 14 दिसंबर 1941 को इनको छोड़ा गया था। तो ये इंसिडेंट बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है, कई बार पूछता है, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह में और कुछ ज्यादा जानने के लिए है नहीं, जो मेन इंसिडेंट है वो यही है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा भी तो क्या पूछेगा, आपसे बस यही पूछेगा कि ये किस सन की घटना है, पहले सत्याग्रही कौन थे, रायपुर से कौन थे, बिलासपुर से कौन थे, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक ही इंसिडेंट इसमें मेंशन करने वाली बात है, वो है ललितपुर का घटना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसको हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल से कल की जो क्लास है वो छत्तीसगढ़ इतिहास का लास्ट क्लास होना चाहिए, या हो सकता है 2 क्लास हो जाए। तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कल के क्लास में खत्म हो जाए, अदरवाइज 2 क्लास हो जाएगा कल और परसों की क्लास में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, और इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। और जो भगत सिंह वाला जो सेक्शन था, जो रामनारायण मिश्र हर्षुल को लेकर मैंने एडिट करवाया, उसको खासतौर पे ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के भगत सिंह रामनारायण मिश्र हर्षुल नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के भगत सिंह माने जाते हैं परसराम सोनी जी, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे।